नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। 12 जिले की अंता सीट पर कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट का नामांकन करा दिया। प्रमोद जैन भाया के नामांकन के दौरान पूरी कांग्रेस नजर आई। अब सवाल यह है कि पूरी कांग्रेस का वहां पहुंचना कांग्रेस की उस कमजोरी को दर्शा रहा है जहां उनको लग रहा है कि सीट हार सकते हैं, इसलिए सभी का पहुंचना जरूरी, एकजुटता का संदेश देना जरूरी, या फिर उन्हें लग रहा है कि सीट को हम जीत सकते हैं और इसलिए सभी कांग्रेस के बड़े नेता वहां पहुंचे ताकि बताया जा सके कि देखिए कांग्रेस मजबूती से इस चुनाव को लड़ रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी है जो अभी तक अपने कैंडिडेट को डिक्लेयर नहीं कर पाई। अब इसके पीछे की वजह क्या है? क्या वाकई में इस सीट को लेकर कुछ दिग्गज नेताओं के बीच में पेच फंसा हुआ है, या फिर बीजेपी आश्वस्त है कि हम एक जमीनी कार्यकर्ता को मैदान में उतारेंगे और उसके नाम का ऐलान वो कभी भी कर सकते हैं। इन सब के बीच में निर्दलीय के तौर पर क्या वाकई में नरेश कोई भी चुनौती दोनों पार्टी के कैंडिडेट को दे पाएंगे? क्योंकि उनके साथ राजेंद्र गुढ़ा नजर आए, हनुमान बेनीवाल नजर आए, तो क्या मीणा, राजपूत और जाट ये कॉम्बो वहां बन सकता है? सवाल यह है कि उपचुनाव का जो चक्रव्यूह रचा गया है, इस चक्रव्यूह में कैंडिडेट के सिलेक्शन और उनके पीछे के पॉलिटिक्स के सियासी मायने क्या है? आज बात इसी पर। भैया रे भैया खूब खाया। भ्रष्टाचार के आरोप उन्हीं के एक मंत्री ने लगाए, सभी उनके गुणगान करने में लगे हुए। तो क्या वाकई में अंता के अंदर अब नारों की बयार शुरू हो चुकी है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता राके राठौड़ जी, कांग्रेस प्रवक्ता आर तिवारी जी और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मिथिलेश जैमिनी जी। शुरुआत आर तिवारी जी आपके साथ। जरा बताइए, एक कैंडिडेट जिस पर एलिगेशंस आपके ही दौर के नेताओं ने लगाए, एक बार फिर से वहां मैदान में उतारना, क्या ये बताता है कि अंता की सीट पर आपके पास कैंडिडेट की कमी है, या आपको लगता है कि वो ही कैंडिडेट आपको चुनाव जिताकर दे सकते हैं? विजेंद्र, कौन कह रहा है, कौन क्या कह रहा है, जनता की अदालत सबसे बड़ी होती है लोकतंत्र के चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी के कंवरलाल मीणा को तो हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने अपराधी माना है, फिर उसको काट दिया टिकट उनका। ये चाल चरित्र चेहरे वाले अभी 5 दिन से तय नहीं कर पा रहे हैं। वसुंधरा जी के घर गए थे ना मदन राठौड़ जी, भजनलाल जी, उनके ऊपर टालना चाहते। हार आएगी तो वसुंधरा जी की, क्योंकि वो कोटा और झालावाड़ की नेता है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया वसुंधरा जी ने, ये फैसला मदन राठौड़ जी, भजनलाल जी करेंगे। और आपने पहले 2 दिन पहले आपने देखा नहीं, जब वो भरत सिंह जी के घर पर शोक मनाने गई थी तो कोटा में नारे लगे, हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, वसुंधरा राजे जैसा हो। पहली बार देखा होगा कि पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, नहीं भैया, मुख्यमंत्री कैसी हो, वसुंधरा राजे जैसी हो। ये राखी बताएगी कि इसके पीछे मर्म क्या है, क्यों वो मदन राठौड़ और भजनलाल जी पे छोड़ना चाहती है। 2 बार की पूर्व मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, क्या दिखाना चाहती है? अभी आपने देखा होगा सतीश पूनिया जी, जो इनके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में अपनी किताब का विमोचन कराया। कटारिया जी से राज्यपाल हैं, उन्होंने कहा मैं तो सोने की चिड़िया में फंस गया, 9 बार का विधायक हूं। उनके मन में भी था कि मेरे को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, बना दिया पर्ची से भजनलाल जी को। और वो कद्दावर नेता राजेंद्र राठौड़, जिन्होंने कांग्रेस के शासन में नाक में नकेल डाल रखी थी, मैं स्वीकार करता हूं, सदन को चलने नहीं देता था सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़ के भी दिल की व्यथा सामने आई। हमको सांप डस गया 87 पे। ये भारतीय जनता पार्टी अंतर कलह से जूझ रही है। अरे अपना उम्मीदवार तो तय करो। हमारे भाया के लिए क्या आरोप है? 5 बार चुनाव हुआ अंता का, 3 बार जीत करके गया भाया। आप कुछ भी आरोप लगा लो, लेकिन भाया, प्रमोद भाया 36 कौम का नेता है, वो गायों गो सेवक है पूरे राजस्थान में नंबर 1 पर। आप उसकी अच्छाइयां क्यों नहीं गिना रहे हो? वो शादियां करता है सर्व समाज की, आप ये बात क्यों नहीं बताते हो? वो जैन मंदिरों में लाखों करोड़ रुपए चंदा ला करके उनका जीर्णोद्धार करता है भाया।
पानी की समस्या हो, चारा की समस्या, वो कहीं ना कहीं से अगर सरकार मदद नहीं करे तो प्रमोद भैया करता है। तो फिर तो अंतः स्वर्ग बना होगा हम जीत आर तिवारी जी, फिर तो अंतः स्वर्ग बन रहा होगा इस वक्त। अरे स्वर्ग तो भजनलाल जी का घर ही नहीं हो रहा, सड़के खड्डे में है या खड्डा अगर सड़क इतना वो में, कर रहे पता हैं, ही नहीं लग रहा। वो करे राखी राठौड़ जी, वो कह रहे राखी 5 राठौड़ साल जी, अशोक भाई गहलोत की एलिगेशंस सरकार एक अलग बना, 2 चीज साल जी। वो अपने और सड़क उनका को प्रूव उठा होना नहीं। एक अलग चीज है। जी। इन सब के बीच में बीजेपी सच तो यह है कि अभी तक अपना कैंडिडेट भी घोषित नहीं कर पाई। क्या अंतिम तारीख के अंतिम 1 घंटे का इंतजार करना पड़ेगा? कोई विरोध की आशंका है क्या? देखिए विजेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी एक संगठन के बेस पे चलने वाली पार्टी है। हमारा निशान जो है वो कमल का निशान है। जो भी कैंडिडेट होगा उसके लिए लगातार कार्यकर्ता। अब बीच में बोलना है क्या? ये क्या तरीका है विजेंद्र जी? ऐसे चाहते हैं क्या डिबेट? आप ये चाहते हैं क्या डिबेट की लगातार बीच में बोलेंगे? जब ये बोल रहे मैंने बीच में बोला नहीं, ये कोई तरीका नहीं होता है। या तो इनको चुप कराओ या इनका माइक बंद कराइए, ये कोई तरीका होता है? राखी जी एक मिनट। हाँ, ये विजेंद्र जी अगर इसको प्रमोट करना चाहते तो दंगा मचाना मुझे भी बहुत अच्छे से आता है। अरे मैम रुकिए ना, ये कोई तरीका नहीं है। बीच में बोलना शुरू नहीं किया मैंने, उससे पहले इतनी हड़बड़ाहट क्यों है इनको? तिवारी जी पसीने पोंछने लगे हैं, रुकिए। हड़बड़ाहट क्यों है इतनी? इतना भी मत चिल्लाइए, पसीने नहीं, गलत है, ये गलत चीज है। ये आदत पड़ गई कांग्रेस प्रवक्ताओं की। एटलीस्ट एक तो नंबर सबका है। राखी जी देखिए विजेंद्र जी, हमारा जो पार्टी का संगठन है वो अलग है कांग्रेस से। कांग्रेस की तरह गुटबाजियां नहीं है। मुझे लगा था कि आज की जो रैली है उसके अंदर अंता के अंदर जो विकास कार्य किए गए हैं उसके बारे में चर्चा की जाएगी, लेकिन उनकी गुटबाजी सामने थी। उन्होंने लगातार इस बात को कहा कि ये इनका वोट, इनका टिकट है, इनका टिकट है। इशारों में बातें, चाहे प्रहलाद गुंजन हो चाहे सचिन पायलट उन्होंने दियो। लेकिन हम जब चुनाव में जाएंगे तो अपने कामों के बूते पर जाएंगे। 22 महीनों के अंदर भजनलाल जी की सरकार ने जितना ग्राउंड लेवल पर काम किया है उसके बेसिस पर जाएंगे। और ये भी बोल रहे थे कि 3 बार अंता के अंदर भाया रहे विधायक। हम लोग जब रहे, देखिए सबसे पहले 12 को अगर जिला किसी ने बनाया तो भैरव सिंह जी की सरकार ने बनाया। वहां नेशनल हाईवेज, अगर डबल ट्रैक रेलवेज बने तो अटल जी की सरकार में बने। अगर पिछली बार हमारे जब कृषि मंत्री वहां पर थे तो वहां पे लहसुन की खेती की शुरुआत की गई तो भारतीय जनता पार्टी के, और लहसुन की खेती की शुरुआत के बाद किसान संपन्न होना शुरू हुए। सिंचाई के लिए जो नहरें हैं उनकी क्लीनिंग का काम अगर किसी ने शुरू किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। ग्राउंड लेवल पर क्या हो रहा है इस बात को जांचना जरूरी है। और विजेंद्र जी देखिए, आज जो कुछ हुआ वो राजस्थान की जनता के लिए और अंता की जनता के लिए बहुत बड़ा मैसेज है। जिस तरह की घटना कल जैसलमेर के अंदर हुई, मुझे पूरी संवेदना है जिन्होंने, पीड़ितों ने अपने परिजनों को खोया है। लेकिन गृह जिला होते हुए भी अशोक गहलोत जी गए सियासत करने अंता, लेकिन समाज के साथ खड़े नहीं थे। ये एक ऐसे नेता हैं जो सिर्फ और सिर्फ सियासत करना चाहते हैं। देखिए फिर बीच में बोल रहे हैं विजेंद्र जी, देखिए गलत बात है ये। बीच में बोल के नहीं होगा। जो सच्चाई है वो माननी पड़ेगी आपको। बच्चे मरे, गहलोत जी देखिए गलत बात है ये, मुख्यमंत्री नहीं गया गलत बात है। अगर गृह जिला था तो क्यों नहीं गए पूर्व मुख्यमंत्री आज वहां पर? आज क्यों नहीं लोगों के साथ है? सियासत करने जा रहे हैं, सियासत करने जा रहे हैं अंता, क्योंकि इन्होंने जिंदगी भर सियासत की है। वो समय भी हमने देखा जब कोरोना में 2 साल तक मुख्यमंत्री अपने निवास पे बैठे रहे, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री रात को पहुंचे, लगातार ग्रीन कॉरिडोर बनाया, जोधपुर पहुंचे और वहां के लोगों को बेनिफिट कैसे हो सके, जो पीड़ित है उनका सही तरीके से उपचार कैसे हो सके, इसका काम किया। तो वो जनता तय करेंगे। देखिए विजेंद्र जी, इनको बीच में बंद कीजिए, ये कोई तरीका नहीं है। विजेंद्र जी, ये कोई तरीका नहीं है। बीच में लगातार बोलते हैं, दुखती रखते हैं, हाथ रख दिया। तो सच ही है ना भाई कि 24 घंटे बीतने के बावजूद वहां कोई नहीं पहुंचा था, अब पहुंचे हैं। पूरा प्रचार प्रसार करने के बाद पहुंचे, ये तो सच ही है, ये तो सच ही है। लेकिन मित्र जैमिनी, क्या वाकई में इसका कोई मैसेज का कोई इंपैक्ट अंता में पड़ेगा कि जो जैसलमेर में और जोधपुर में घटा और 24 घंटे तक जो राजधानी में बैठकर पॉलिटिक्स करते हैं वो जोधपुर और जैसलमेर नहीं गए, इसका इंपैक्ट कोई भी अंता में है? देखिए, पॉलिटिक्स अब इतनी इमोशनल वेव वाली पॉलिटिक्स रही नहीं। जिसका राज है वो संभाले, बाकी सब ट्विटर पर काम चला रहे हैं। ये एक नई परंपरा हिंदुस्तान में आई है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो अंता का इलेक्शन है वो हाड़ौती की राजनीति को नई करवट की ओर ले जाएगा। हाड़ौती की राजनीति जिस तरीके से बीजेपी में बंगला नंबर 8 और बंगला नंबर 13 के बीच में उलझा हुआ है बीजेपी का टिकट, वो पूरे राजस्थान में चर्चा का विषय बना हुआ है। जिस अंदाज में वसुंधरा राजे बोलती है कि जो टिकट देंगे मुख्यमंत्री जी वो देंगे, और आज जिस तरीके से अपने हेडमास्टर के पास किसी बच्चे को लेके जाते हैं कि बच्चे से कोई गलती हुई तो जनाब माफ़ कर दीजिए, वैसे प्रभुलाल सैनी को मदन राठौड़ जी लेकर गए। पहले सीएम साहब और मदन राठौड़ जी गए। यानी अंता का पेच फंसा हुआ है बीजेपी में। दूसरी तरफ जिस अंदाज में नरेश मीणा ने किया, ये ठीक है कि अकलेरा से आके कंवरलाल मीणा ने 14 दिन में प्रमोद जैन भाया की दुकान समेट दी। 14 दिन ही लगाए, उन्होंने हरा दिया।
लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है कि बीजेपी जनरल की सीट पर कभी एसटी को टिकट नहीं देती, लेकिन वो प्रयोग किया और कंवरलाल मीणा चुनाव जीते और प्रमोद जैन भाया चुनाव हारे। उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जनरल के जो वोट थे वो प्रमोद जैन भाया को गए क्योंकि नाराज थे, नहीं तो प्रमोद जैन भाया की हार बड़ी होती। फिर भी बीजेपी ने कांग्रेस ने फिर इनको टिकट दिया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अशोक गहलोत ने आज क्रेडिट स्कोर लेने में जो कहीं चूकते नहीं है, फिर कोटा में आके कह दिया कि बीजेपी का भी टिकट मैं ही बांटूंगा। यानी कांग्रेस को कहा कि भैया ये जो टिकट दिया है ये मेरा ही है, चाहे मेवाराम जैन हो चाहे प्रमोद जैन हो, ये मेरे ही हैं। और सचिन पायलट ने जो कहा कि गोविंद सिंह डोटासरा और रंधावा जी का टिकट है, तो कहीं न कहीं जो प्रहलाद गुंजल और नरेश मीणा, मैं कहूंगा कि सचिन पायलट की एक तरीके से स्लीपर सेल है हाड़ौती में, क्योंकि 2,78,000 से जीतने वाले ओम बिरला को पानी पिला दिया, प्रहलाद गुंजल ने 41,000 पर लिया है। और वो कहते हैं जो वीडियो वायरल हो रहे हैं कि मुझे अपनों ने ही लूटा, गैरों में दम कहाँ था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। आज शांति धारीवाल को लेकर क्यों नहीं गए? डोटासरा जी बोले नहीं। आप देखिए अशोक गहलोत की मास्टरी कि वो अपने साथ मीणा के रूप में लेके गए मुरारी लाल मीणा को। मुरारी लाल मीणा किसका आदमी है? सचिन पायलट। अपने आदमियों को बचा दिया। रामकेश मीणा को नहीं लेके गए, प्रसादी लाल मीणा को नहीं लेके गए, क्योंकि नरेश मीणा हारे या जीते वो खड्डा करेगा, क्योंकि अब उसकी फैन फॉलोइंग बहुत बढ़ गई है जिस तरीके से मीटिंग्स में भीड़ आई है। तो ये जो खेल है ये डराने वाला है। अब बीजेपी दो न लाल हैं, नंदलाल या प्रभुलाल, किस लाल पर कृपा बरसती है वो तय होगी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट है कि धाकड़ कम्युनिटी के बहुत वोट है और हीरालाल नागर जो इनका हीरा है, जो बिजली चमका रहा है, उसकी गाड़ी से एक धाकड़ बेटा मर गया, 3 बहनों का भाई, वो भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है। और मांडकला में जो धाकड़ महासभा की मीटिंग हुई उसमें एक नया नाम निकल के आया, अनुसुईया धाकड़। वो कह रही है तो बीजेपी से कि मुझे टिकट नहीं दिया तो मैं आरएलपी से लड़ूंगी, और आज आरएलपी से वो मिलने भी आ रही है हनुमान बेनीवाल। अगर वो लड़ लेती है तो एक तरफ मीणा, एक तरफ धाकड़, एक तरफ सैनी, और सैनियों में एक चर्चा है कि वो कह रहे हैं कि अशोक गहलोत का कर्जा हम कैसे उतारेंगे, फूलमाली। वो कह रहे हैं कि जिस जाति से एक एमएलए आता है उसको 3 बार सीएम बना दिया, तो क्या हम उसकी बात नहीं माने, क्योंकि वो भी मालियों का जॉन पॉल है। ये तो टोंक में सचिन पायलट इसलिए जीत जाता है कि वहाँ कास्ट इक्वेशन ऐसी है, गुजर और माइनॉरिटी मिलकर जीत जाते हैं, नहीं तो पानी पिला देते हैं अच्छे अच्छे को। हमने देखा बांदीकुई में भारत जोड़ो यात्रा में एक तरफ गुजर लगा रहे थे, सचिन पायलट जिंदाबाद, तो अशोक गहलोत ने लेकिन सचिन ने जो बयान दिया जिसका जिक्र आप करें उसके मतलब क्या है? उसके किनारा करना चाह रहे हैं? देखिए उसका मतलब साफ है कि वो अपनी सियासत को जिंदा रखना चाहते हैं। आज अशोक चांदना का भी आपने स्पीच सुना, अशोक चांदना के भी पुष्कर वाली गलती को रिवाइव किया। उन्होंने कहा सबसे पहला नाम लिया अशोक गहलोत का, दूसरा नाम किसका लिया? सचिन पायलट का, क्योंकि अब उनके भी समझ में आ गया कि राजनीति में बहुत देर टूल बनने से फायदा नहीं है। वो इंडोली के विधायक है, तो ये बीजेपी के लिए तय करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। और जिस तरीके से ये हादसा हुआ है, बस वाला हादसा, उसके बाद इमोशन वेव है। और कहीं न कहीं भजनलाल जी की ये तो तारीफ हो ही रही कि वो मौके पर पहुंच रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं जो पॉलिटिकल डैमेज है, जिसकी चर्चा अभी कांग्रेस के प्रवक्ता आर तिवारी जी ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कहा हो, एक बड़ी चर्चा है कि आप चंडीगढ़ से पूर्व जो नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, कहने के बहुत से मायने होते हैं, नहीं मायने हैं, लेकिन मतलब ये भी हो सकता है ना। देखिए एक बार का एमएलए अपना अनुभव लिख रहा है, राजेंद्र राठौड़ जैसा दिग्गज आपको कह रहा है मैं भी लिखूंगा, यानी कहीं न कहीं बढ़ास तो है। अशोक गहलोत के ट्रैक पे तो आप चल रहे हो, 2 साल गुजर गई है, माल मिला नहीं है, पद मिला नहीं है, तो कब तक गीत गाएं? राखी राठौड़ जी, देखिए जिस तरह की बात कटारिया जी ने कही उसका मतलब यह है कि जनता से चुना हुआ जब व्यक्ति लगातार कार्यकर्ताओं से घिरा रहता है तो उनके साथ ही उन्होंने पूरी अपनी राजनीतिक जीवन करी है। जब राज्यपाल के रूप में अपनी भूमिका को निभा रहे हैं तो निश्चित तौर पे वहां पे पूरी सुविधाएं हैं, लेकिन जनता से जो कनेक्ट पंजाब में रहते हुए नहीं हो सकता था वो यहाँ था। तो उनकी वेदना ये थी कि हम लोगों के साथ कनेक्टेड वाले लोग हैं, लेकिन अब दूसरी भूमिका में है जो कि एक सोने की पिंजरा है। उससे देखा जाए तो चुनाव का कोई लेना देना नहीं है। और देखिए जहां तक सतीश पूनिया जी की और राजेंद्र राठौड़ जी की बात है, बातों का तो लेना देना है ना जिनका जिक्र मिथिलेश जी कर रहे हैं।
बिल्कुल नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ये मुझे बताइए कि भजनलाल जी की सरकार द्वारा जब पिछली बार 7 जगह पर उपचुनाव हुए थे तब भी इस तरह की बात आई थी विजेंद्र जी, लेकिन हम लोगों ने वहां पर 1 से 5 सीट पर पहुंचे, 4 से 1 पर पहुंचाया हमने कांग्रेस को, 3 सीट पर इनके जमानत जब्त हुई। यहां तक कि झुंझुनू और रामगढ़ जैसी इनका बिल्कुल अच्छा जगह जो हुआ करती थी, इनका जो बिल्कुल गढ़ हुआ करता था, वहां पर भी हमने इनकी जमानत जब्त करा दी। तो ऐसी जगहों पर जब हमने काम किया है तो निश्चित तौर पर जनता के बीच में भजनलाल सरकार का अच्छा मैसेज है, हमारा रिकॉर्ड अच्छा है, कैंडिडेट जनरल आएगा संगठन या के रूप नहीं में आएगा? काम करेंगे। और संगठन की हालत तो अभी जब संगठन सृजन अभियान चला है उसमें बहुत अच्छे से देख ली होगी, अजमेर के अंदर, झुंझुनू के अंदर, कोटा के अंदर, खेडली के अंदर, अब तो मुझे लगता है वो नाम देना चाहिए जहां सिर्फ उटव्वल नहीं हुई, क्योंकि राजस्थान में जहां जहां इनके ऑब्जर्वर्स गए वहां वहां देखा कि कैसी सिर्फ उटव्वल लगातार रही। जिला अध्यक्ष का भी चयन करता है, लोकतंत्र है, कैसे काम ये करेंगे? तानाशाही है, हम हमेशा से आगे तानाशाही रहे नहीं हैं, है कि संगठन के अमित शाह ने बीच में हम लोग चिट्ठी काम लिखी करेंगे। भजनलाल बीच में बोलने से आप देखिए ना, जो संगठन का अभियान है उसी में अशोक गहलोत जी कह देते हैं कि ये संगठन का अभियान ही अजीब सा है। जब अपने ही लोगों पर क्वेश्चन उठाएंगे, भरी सभा के अंदर क्वेश्चन उठाएंगे, तो जनता समझ चुकी है कि सिर्फ गुट-गुट में बटी हुई कांग्रेस पार्टी है, पाखंड से भरी हुई कांग्रेस पार्टी है, ये कभी भी उद्धार नहीं करेगी। अंता की जनता विकास के साथ काम करेगी। मैं पूछना चाहती हूँ कि अंता की जनता के लिए ग्राउंड पे क्या काम किया आपने? आप ये बताइए, अंता की जनता के लिए भ्रष्टाचार के अलावा क्या काम किया? आपके ही मंत्री भरत सिंह कुंदनपुर उनके लिए बोला करते थे और वहां की जनता भरत सिंह कुंदनपुर को सच्ची श्रद्धांजलि देगी, हरा के भाया को, और हम लोग पिछले जो हमारा डिफरेंस था उसको बढ़ा करके और बेहतर तरीके से जीत दर्ज करेंगे। राखी उम्मीदवार दिल्ली से आएगा। अरे 21 तारीख लास्ट डेट मालूम है क्या आपको? क्या लास्ट डेट है? लास्ट डेट मालूम है क्या? अभी बहुत समय है, क्यों इतनी हड़बड़ाहट है बताइए? हमारा तो संगठन है, कमल का फूल हमारा विजयी होगा, वही हमारा कैंडिडेट है। हमारे बीच में गुटबाजी नहीं है कि इसने दिया, इसने दिया, इसने दिया। कमल का फूल हमारा कैंडिडेट है जो रहेगा हमेशा। भ्रष्टाचारी को नहीं करेंगे प्रमोट। आर तिवारी जी, भाई अपनी स्ट्रेटेजी पे बात करते हैं। जो नरेश मीणा डैमेज करेंगी बीजेपी पर उससे कैसे निपटेंगे? मैं कह रहा हूं, विजेंद्र देखा होगा, ये जेमिनी जी भी साथ रहे, ये राखी भी साथ रही है। कांग्रेस के जमाने में भूपेंद्र यादव जैसा वो स्टूडेंट्स का नेता था, बेरोजगारों का। रोज वो बेरोजगारों के लिए दिल्ली जाता था, सोनिया गांधी के यहाँ और प्रियंका गांधी के यहाँ नाक पे दम कर रखा था ना। एक जेमिनी जी भी कई बार उनके पक्ष में बोलते थे कि ये उपेंद्र यादव, ये उपेंद्र यादव, भारतीय जनता पार्टी ने आजमाया ना उसको, शाहपुरा में 2000 वोट में सिमट गया। राजनीति पेशेंस की है, राजनीति सब्र की है। ध्यान नहीं है, नाम ध्यान नहीं है, जबरदस्ती का उदाहरण दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं 22 नाम ध्यान नहीं है, जबरदस्ती का उदाहरण दिए जा रहे हैं। आपका कोई स्थान तो होना चाहिए। मैं नरेश मीणा से बड़ा हूं, मैं शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं, लेकिन नौजवान है, 22 महीने में तीसरा चुनाव लड़ रहा है, कहां से आ रहा है जनबल? ये केवल बात करने का तरीका। आर तिवारी जी सोशल मीडिया पे कुछ फोटो वायरल हो रहे हैं जो उनकी वेदनाओं को बताते हैं कि भाई उनके जीप के पीछे जो खड़े होते थे वो एमएलए हो गए, कांग्रेस से ही एमएलए हो गए। देखिए, मुकेश भाकर और वो एक साथ चुनाव जीते थे। मुकेश भाकर 2 बार के एमएलए हो गए और नरेश मीणा आज तक सड़कों पर लड़ रहे हैं। ये तो भाग्य की लड़ाई है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है कि आज गोविंद सिंह डोटासरा ने 3 चीजें जो उनकी सबसे फेवरेट है वो बोली। नाथी का बाड़ा, मोरिया बुला दूंगा और तेजल सुपर डुपर का डांस जब जीतने के बाद करूं। अब उन्हें डांस करने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा ये अंता की जनता तय करेगी। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रमोद जैन भाया ने जो एक दर्द व्यक्त किया जो लोकतंत्र को डराने वाला है कि मेरी पत्नी के लिए जो गाली निकालना मुझे भी आता है, मेरी पत्नी के लिए जो वीडियो बना बना के डाले जा रहे हैं वो काम नहीं करे। देखिए, ये एक लोकतंत्र में गिरावट है। आप चुनाव लड़िए, वहां के एसपी ने भी बहुत अच्छा मैसेज दिया है, उसकी भी काबिल तारीफ है कि आपको चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़िए, इससे ऊपर कुछ गए तो ठीक नहीं रहेगा। ये भजनलाल जी का स्ट्रॉन्ग मैसेज है डेमोक्रेसी को बचाने के लिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि अंता अगर निर्दलीय जीत जाता है तो थर्ड फ्रंट की रचना हो जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट है हाड़ौती की राजनीति, जो आर्थिक दम पर जो राहुल गांधी कहते हैं कि जिसकी जितने वोट हैं उसकी उतनी हिस्सेदारी, वो गणित क्रिएट हो जाएगा और 4 और 5 के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। वसुंधरा जी के लिए भी प्रॉब्लम है और ओम बिरला जी के लिए भी प्रॉब्लम है, प्रताप सिंह सिंघवी के लिए भी, प्रमोद जैन भाया के लिए भी, क्योंकि गुजर मीणा धाकड़ एक इलेक्शन थोड़ी ना इतना कुछ डिसाइड कर। देखिए, जागने में एक बार लगती है, से आप थर्ड फ्रंट का निर्माण कर रहे हैं। जागने में हमने तो वो भी दौर देखा है कि जब हेलीकॉप्टर उड़ा करते थे थर्ड फ्रंट के लिए, कुछ नहीं हासिल हुआ। देखिए, कुछ नहीं हुआ, लेकिन जागने में टाइम नहीं लगता। अगर ये जातियां जाग गई तो ये आप मानना, गुजर मीणा धाकड़ ये जाग गए तो हमने देखा ना 41,000 पे आ गए ओम बिरला जी। ठीक,
तो ये गणित बदलने में मतलब आप और ये कह रहे हैं कि विकास के नाम पर तो वोट ना पढ़ाए ना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, जाति आधारित जाति पे पे पड़ेगा। चल रहा है, चलिए, टिकट जाति पे शुक्रिया। दिए जा रहे हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राखी राठौड़ जी और आरती तिवारी जी, आपका भी शुक्रिया। अंता के अंदर सही मायने में चक्रव्यूह तब पूरा होगा जब बीजेपी अपने कैंडिडेट को घोषित करेगा। उसके बाद यह तस्वीर साफ होगी कि इस चुनाव में विकास और वादों के आधार पर वोट पड़ेंगे या जातिगत समीकरण बनते और बिगड़ते नजर आएंगे। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। भैया रे भैया खूब खाया, भ्रष्टाचार के आरोप उन्हीं के एक मंत्री ने लगाए, सभी उनके गुणगान करने में लगे हुए।